दुनिया का एक ऐसा अनजाना रहस्य जो अभी भी गहरे समुद्र के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा करीब से सिर्फ एक इंसान ने देखा है और वो तो उस खतरे से बचकर भी आ गया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक राइडर को दिखाते हुए जो कि काफी ज्यादा टेंशन में एक शहर में आया था किसी से मिलने के लिए। उसे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढकर कुछ बातें पूछनी थी। ये राइडर बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, इसीलिए वो अपने आप को छुपा कर आ रहा था। अब ट्रैवल करते हुए वो बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उस जगह पर वो नॉक करने लगा तो वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो लेडी तो उस जगह पर एक छोटा मोटा शॉप चलाती थी और अब उस राइडर को देखकर उसे लगा कि ये कोई कस्टमर है, इसीलिए उस लेडी ने राइडर को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। लेकिन तभी वो एक लेटर दिखाता है जो ये प्रूव करता था कि वो सबसे बड़ा राइटर है और उसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले। ये चीजें जानने के बाद वो लेडी उसे अंदर आने से रोक नहीं पाती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी हस्तियां हैं। राइटर तो सीधा अंदर आकर उस लेडी से थॉमस नाम के एक आदमी के बारे में पूछता है और थॉमस कोई और नहीं बल्कि इस लेडी का हस्बैंड था, यानी इनडायरेक्टली राइटर को थॉमस से मिलना है। थॉमस तो टेबल पर बैठा हुआ था और धीरे धीरे राइटर उसके पास चला जाता है। अब राइटर थॉमस को ये समझाने लगा कि उसे उसकी स्टोरी सुननी है, वो स्टोरी जो कई सालों पहले थॉमस के साथ घटित हुई थी। पर यहाँ थॉमस को जब ये पता चला कि ये राइटर बहुत दूर से आया उससे मिलने के लिए और सिर्फ उसकी कहानी सुनने के लिए जिस पर कोई बिलीव नहीं करता, इसलिए थॉमस उस राइटर पर गुस्सा भी होता है। लेकिन उस राइटर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहानी सुनकर ही जाएगा। राइटर ने तो कई सारे पैसे भी निकाल दिए थॉमस को देने के लिए ताकि इसके बदले वो अपनी कहानी सुना सके। थॉमस भले ही बहुत ज्यादा गरीब था लेकिन उसने वो डॉलर्स लेने से मना कर दिया। वो तो ये भी कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, तुम जाकर उसका रेफरेंस ले सकते हो। पर ये राइटर वर्ल्ड फेमस था, इसने अब तक जितनी भी बुक्स लिखी होती हैं वो काफी ज्यादा फेमस थी। इसीलिए अब राइटर थॉमस से कहने लगा कि मुझे आपसे कहानी सुननी है, जो भी डिटेल्स और जो भी सारी बातें हैं वो आप मुझे बताओगे। अब यहाँ थॉमस और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा और उस राइटर को चले जाने के लिए कहता है क्योंकि आज तक थॉमस ने डिटेल में ना ही किसी को कहानी बताई है और ना ही बताएगा। जितने भी लोग हैं शुरुआत में ही उस पर भरोसा ही नहीं करते, तो इसलिए थॉमस उस राइटर को जाने बिना कि वो कितना ज्यादा टॉप लेवल पर आता है उसे मना कर देता है। राइटर भी अब काफी गुस्सा होने लगा और वो तो वहाँ से चले जाने की एक्टिंग करता है। पर उस मोमेंट पर थॉमस की वाइफ उसे जाकर रोक लेती है। थॉमस की वाइफ राइटर को समझा रही थी कि थॉमस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और अपनी कहानी सुनाने से पहले वो बहुत बार सोचता है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो भी उसकी कहानी है वो एकदम सच्ची घटना है। थॉमस की वाइफ उस राइटर को रोक लेती है और डायरेक्टली अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे मनाने लगती है। वो कह रही थी कि एक बार तुम अपनी कहानी सुना कर देखो, ये राइटर जरूर हमारी मदद करेगा। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद आखिरकार थॉमस इस बात के लिए मान जाता है। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो इससे पूरी हो जाएगी। राइटर को वापस बुला लिया गया और अब थॉमस उसे समझा रहा था कि मैं जो भी बताऊंगा वो सब सच है, लेकिन ये तब तक ही चलेगा जब तक तुम इसे सह पाओ। राइटर तो सीधा अपनी किताब लेकर बैठ गया और उसकी बातों को सुनने लगा। थॉमस तो अपनी कहानी स्टार्ट करता है 18वीं शताब्दी से। ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, सभी लोग नेचुरल चीजों पर ही ज्यादा डिपेंडेंट रहते। अब हमें वहीं पर एक बंदरगाह दिखाया जाता है जहाँ कई सारी बोट समुद्र में जाने के लिए निकल रही होती हैं। ये छोटी मोटी मछलियां पकड़ने के लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी व्हेल्स का शिकार करने के लिए होती हैं। बात ये होती है कि इस समय पर व्हेल्स को मारकर उनके बॉडी से तेल निकाला जाता था और ये तेल बहुत ही ज्यादा महंगा और रेयर होता है, तो इसीलिए मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होने की वजह से कई सारे मछुआरे पानी में जाकर व्हेल्स का शिकार करते थे। इनफैक्ट एक पूरा बंदरगाह इसी चीज के लिए डेडिकेट होता है कि वो मछलियां छोड़कर व्हेल्स पकड़ेंगे। लोगों के बीच में तो कंपटीशन भी होता कि सबसे ज्यादा तेल कौन निकालेगा और सबसे बड़ी व्हेल किसके हाथ लगेगी। लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते थे व्हेल्स को मारने से पहले, क्योंकि ये उनकी हैबिट बन चुकी थी और उसी से सारी जरूरत की चीजें खरीदी जाती। अब हमें उसी बंदरगाह के पास ओवेन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करता था। ये कंपनी भी समुद्र में जाकर बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को पकड़ने का काम करती और उनके बॉडी से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर उन्हें मार्केट में बेच देती। वो कंपनी तो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में चल रही होती है। ओवेन उनका सबसे बेस्ट एम्प्लॉय था और अब तक वो जिस भी मिशन पर गया है उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। ओवेन की एक बहुत ही प्यारी वाइफ थी और वो उससे बहुत प्यार करता था। देखकर तो यही लग रहा था कि ओवेन की लाइफ एकदम सेट है, उसके पास अच्छी खासी जॉब है और ब्यूटीफुल वाइफ भी है और उसने तो अपनी फैमिली प्लानिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिलहाल के लिए ओवेन काम के सिलसिले में अपने कुछ टीम मेंबर से मिलने के लिए जाता है और कंपनी के बॉस से भी मिलता है। वो सभी एक नए मिशन का प्लान कर रहे थे ताकि बड़ी बड़ी व्हेल्स को पकड़ा जा सके। अब यहाँ ओवेन का बॉस उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बताता है जिसमें वो बहुत ही बड़े बड़े शिप लेकर जा रहे हैं समुद्र में
उनका यही प्लान था कि वो इस बार बड़ी तादाद में व्हेल्स मछलियां पकड़े, इससे वो ऑयल ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उन्हें फायदा और होगा। वो तो ओवेन को शिप के ऊपर उसका रोल बताते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा, लेकिन ओवेन इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि इन लोगों ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट मिशन में बोट का उसे कैप्टन बना देंगे। पता चला कि ओनर के एक बेटे जिसका नाम जॉर्ज होता है, उसे इस शिप का नया कैप्टन बनाया गया है। ओवेन ने तो डिसाइड कर लिया कि अब वो यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन उन सारे बॉसेस को पता था कि ओवेन कितना ज्यादा अच्छा है अपने काम में। अगर वो उनके शिप पर नहीं रहेगा तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए उन बॉसेस ने कैसे भी करके ओवेन को रोक लिया, उसकी सैलरी काफी ज्यादा बढ़ाकर। और तो और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि नेक्स्ट मिशन में वो उसे कैप्टन बना ही देंगे। ओवेन को इस जगह पर काफी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, इसीलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए रुक जाता है और नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस कराता है कि उसे कैप्टन बनना है। ओवेन तो अब वहाँ से सीधा निकल पड़ा अपने घर की तरफ और सारे सामान पैक करता है। उसने अपनी वाइफ को जब ये बात बताई तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो गई। उसे डर लग रहा था क्योंकि ओवेन बहुत ही बड़े बड़े मिशन में जाता है और इसमें उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। इसीलिए ओवेन की वाइफ सीधा उससे कह देती है कि प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत वापस लौटोगे। ओवेन ने ये सारी बातें कही और अपनी वाइफ को अलविदा कहकर वहां से निकल गया बंदरगाह की तरफ। शिप में जितने सारे वर्कर्स की जरूरत है वो सब भी वहां पर पहुंच चुके थे। उनके फैमिली मेंबर्स और पूरे शहर वाले उन्हें गुड बाय कहने के लिए आए होते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इससे एम्प्लॉयज को काफी फायदा होगा, उन्हें अपनी सैलरी मिल जाएगी और अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से वो पाल पोस सकते हैं। वहाँ पर तो ओनर का बेटा जॉर्ज भी मौजूद था, जो कि शिप का कैप्टन होता है, और वो भी तैयार था आगे बढ़ने के लिए। अब शिप तो निकल चुकी थी और इन्हीं सारी चीजों के बीच हमें एक लड़का दिखाया गया। उसका नाम थॉमस होता है और ये वही थॉमस है जो प्रेजेंट टाइम में अपनी कहानी सुना रहा है, यानी आने वाले समय में जरूर समुद्र के अंदर कुछ बड़ी चीज होने वाली है। जॉर्ज के आदेश देने पर अब शिप आगे बढ़ने लगी थी और सारे वर्कर्स अपने काम में लग जाते हैं। जॉर्ज अब सीधा ओवेन से आकर मिल रहा था और दोनों के बीच में थोड़ी जेलसी लग रही होती है, क्योंकि ओवेन को पता है कि जॉर्ज कैप्टन बनने के काबिल नहीं है, उसे इस सारी चीजों का बिल्कुल नहीं आइडिया। वो तो सिर्फ नेपोटिज्म की बदौलत यहाँ तक पहुंच गया है। वहीं जॉर्ज भी ओवेन से जलता था क्योंकि उसके पास स्किल्स होती हैं। इतने साल तक काम करने के बाद उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। धीरे धीरे अब शिप आगे बढ़ती जा रही थी, पर एक मोमेंट ऐसा आया जब विंड की डायरेक्शन एकदम चेंज होने लगी और उनकी शिप तो मानो पानी के अंदर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जॉर्ज से पहले ओवेन ने उस कंडीशन को संभालना स्टार्ट किया। वो सारे एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि उन्हें क्या करना है। इनफैक्ट वो खुद शिप को एकदम स्टेबल करने के लिए सारी चीजें परफॉर्म करने लगा। सभी लोग ओवेन को देख रहे थे कि वो कितना फुर्तीला है और जिस तरीके से कैप्टन लीड करता है अपने एम्प्लॉयज को, वो वैसे ही कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज ये सिर्फ देख रहा था, उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। उसके पास तो सिर्फ फैमिली बिजनेस था जो उसे बैठे बिठाई मिल गई होती है, उसी का वो फायदा उठा रहा था। पर अब ओवेन कैप्टन ना होने के बावजूद भी सारी चीजें अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। ये चीजें देखने के बाद जॉर्ज अब ओवेन से काफी जेलस फील करने लगा। जॉर्ज ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो वो ओवेन को नीचा दिखाएगा और उसे उसका स्टेटस बताएगा कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है। शिप तो एकदम से स्टेबल हो चुकी थी और सब वर्कर अपने हिसाब से काम करते हैं। यहाँ रात का समय आ चुका था जहाँ शिप के मेन मेंबर्स बैठकर डिनर करते हैं। उनमें जॉर्ज और ओवेन भी शामिल थे। जॉर्ज ने तो सभी के सामने ओवेन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया उसके पुअरनेस के बारे में। ओवेन तो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था, इसी के ऊपर जॉर्ज बार बार उसे टॉन्ट मारता रहता है। अब बेचारा यहाँ पर ओवेन जिसे गुस्सा आ रहा था वो जॉर्ज को कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो कैप्टन होता है और ओनर का बेटा भी, इसीलिए अपनी बेइज्जती सह नहीं पा रहा था, तो वो उठकर वहाँ से चला गया। उस समय थॉमस बहुत ज्यादा छोटा था और वो भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता है और आसपास का माहौल जानकर पता चल रहा था कि गरीबों के साथ बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया जाता है। कैसे भी करके सुबह हो गई और जॉर्ज तो अभी भी सभी के सामने ओवेन को नीचा दिखाने का ट्राई करता है। वो अपने कैप्टन की पोजीशन का फायदा उठाता और अलग अलग टाइप के ओवेन को आदेश देता। बेचारा ओवेन उसे ये सारे कमांड फॉलो करने ही होंगे, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं और अपने काम पर ध्यान देता है। उनका टारगेट था कि एटलीस्ट वो एक बड़ी सी व्हेल पकड़े जिसमें से लगातार वो ऑयल निकाल कर वापस चले जाए। व्हेल पकड़ना इसीलिए मुश्किल होता था उनके बड़े साइज की वजह से। अगर कोई व्हेल पूरी तरीके से जोर लगाएगी तो उनकी शिप भी टूट सकती थी, इसीलिए व्हेल्स को पकड़ने की अच्छी टेक्निक्स ओवेन को ही पता थी। अब धीरे धीरे कुछ घंटे इस तरीके से बीत जाते हैं और अचानक ओवेन को कुछ दिखाई दिया। ओवेन अपने राइट साइड में देख पा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा तूफान उनके पास बढ़ रहा है। इस तूफान की इंटेंसिटी उससे काफी ज्यादा लग रही थी, इसीलिए ओवेन सीधा जॉर्ज के पास आकर उसे समझाने लगा कि हमें वापस मुड़ना होगा। अगर हम उस तूफान की तरफ बढ़ते चले गए तो ये भी हो सकता है कि हमारी शिप डूब जाए। इतने सारे लोगों की जान हम खतरे में नहीं डाल सकते। पर अब जॉर्ज को ये एटीट्यूड था कि वो ओवेन की बात क्यों माने। कैप्टन वो है, डिसीजन वही लेगा।
इसीलिए अब जॉर्ज ने ओवेन की बात को नकारते हुए ये डिसाइड किया कि वो उस तूफान की तरफ बढ़ेंगे। वापस जाना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बहुत बार समझाने के बावजूद भी जॉर्ज नहीं मानता, तो अब अपने कैप्टन की बात को फॉलो करते हुए वो उस तूफान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इंटर करते ही उस शिप को झटके लगना शुरू हो गए थे। बहुत सारी तेज हवाएं चल रही थी जिससे कि शिप अनस्टेबल होने लगी। ओवेन तो फिर जॉर्ज से कहता है कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, पर जॉर्ज अपनी जिद पर अड़ चुका था। कई सारे लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी और बहुत सारा पानी तो शिप के अंदर भी आ चुका था। इन चीजों के बावजूद ओवेन पूरा ट्राई करता है कि वो शिप को स्टेबल बनाए रखे। बहुत ही बुरी कंडीशन से जूझते हुए आखिरकार कुछ देर बाद वो तूफान से बाहर निकल जाते हैं। ओवेन काफी गुस्से में था और वो सीधा जाकर जॉर्ज से कुछ बात करने के लिए बोलता है, पर अब जॉर्ज जो इस तूफान से काफी डर चुका था वो कहता है कि हम वापस लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। पर अब ओवेन एकदम शॉक में बोलता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक भी व्हेल मछली पकड़े बिना वो वापस लौटेंगे तो कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और इससे जितने भी एम्प्लॉइज यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी ये है कि हम सभी लोगों के बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में। रियलिटी में जॉर्ज ये कैप्टन है, लेकिन वो डरा हुआ होता है उस तूफान की वजह से। ओवेन ने उसे मना किया था, लेकिन उसने अपनी जिद की वजह से और उसकी जेलसी की वजह से ये डिसीजन लिया। पर यहाँ ओवेन जॉर्ज को बहुत बार समझाता है कि हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। अब यहाँ मौसम एकदम साफ है तो हमें शिकार करने में आसानी होगी। जॉर्ज भी इन बातों को समझ रहा था, इसीलिए वो इस चीज के लिए हाँ कह देता है, यानी वो आगे व्हेल मछलियों का शिकार जारी रखेंगे। देखते ही देखते वहाँ पर कई हफ्ते बीतते चले गए थे और आखिरकार वो एक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हद से ज्यादा व्हेल मछलियां थी। उन्हें तो ऊपर की तरफ उनका झुंड भी दिखाई देने लग जाता है। तो अब ओवेन वो सारे प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है जिससे कि उनके ऊपर हमला करके पकड़ा जा सके। सभी एम्प्लॉइज अपने काम में लग गए थे और उनसे छोटी छोटी बोट पानी में छोड़ दी गई। बोट के ऊपर ओवेन कुछ लोगों के साथ सवार होकर उन व्हेल्स के ग्रुप के पास जाने लगा। ओवेन के पास तो नुकीले नुकीले खंजर होते हैं जिससे कि वो व्हेल्स के ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ लेता था। ओवेन अब एक अच्छे मोमेंट का वेट करता है और तुरंत ही निशाना लगाकर व्हेल मछली के ऊपर फायर कर देता है। वो नुकीला खंजर सीधा जाकर एक बड़ी सी व्हेल को लग गया। बेचारी व्हेल तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। कैसे भी करके बाकी एम्प्लॉइज उस मरी हुई व्हेल को शिप के पास लेकर आ रहे थे और इनफैक्ट उन्होंने तो उसकी बॉडी को काट कर ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चालू भी कर दिया था। सभी लोग काफी खुश थे कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और शिकार का सिलसिला जारी हो गया है। यहाँ उन्होंने व्हेल के बॉडी का बहुत सारा हिस्सा काटना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है उससे ऑयल एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता था, यानी किसी को तो अब अंदर की तरफ जाना होगा। तभी ओवेन की नजर गई थॉमस के ऊपर। उसका साइज छोटा था तो वो आराम से अंदर जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है, इसीलिए डिसाइड किया गया कि थॉमस को अंदर भेजा जाएगा। थॉमस तो उस व्हेल के बॉडी के अंदर चले भी जाता है और बताई गई चीजों के अनुसार अपना काम भी खत्म कर लेता है। इसी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और भारी मात्रा में वो ऑयल एक्सट्रैक्ट भी कर पाए। लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। जॉर्ज को ऐसा लगने लगा कि अगर वो एक व्हेल को पकड़ सकते हैं तो ऐसे ही कई सारी व्हेल को पकड़ कर लेकर जाएं। उनका तो इससे डबल मुनाफा हो सकता है। तो अब मिशन को उस जगह पर खत्म नहीं किया गया, वो कंटिन्यू करते रहे और भी ज्यादा व्हेल मछलियों का शिकार करने के लिए। यहाँ धीरे धीरे समय बीतता चला गया और पूरे 1 महीने बाद हमें पता चला कि उन्हें अभी तक कोई व्हेल मछली नहीं मिली है। सभी इतने निराश हो चुके थे क्योंकि उन्होंने काफी एफर्ट लगाए हैं, पर देखकर लग रहा है कि सभी व्हेल मछलियां पानी के एकदम अंदर तक चली गई हैं। उन सभी के रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहे थे और अगर ऐसा चलता रहा तो ना तो वो सरवाइव कर पाएंगे और ना ही उन्हें उतना प्रॉफिट होगा। ओवेन भी अब इन चीजों को नहीं समझ पाता कि इन व्हेल्स को हुआ क्या, इनके बिहेवियर में इतना चेंजेस कैसे आ गए। तो हमें ये सारी बातों के डीप में जाने के लिए थोड़ा व्हेल मछली के बारे में जानना होगा। व्हेल्स जो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े जीव हैं, वो ज्यादातर पानी की एकदम गहराई में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा हुआ करता था। सिर्फ थोड़ी सी सांस लेने के लिए वो कभी कभी ऊपर आया करती। यूजुअली देखा गया है कि व्हेल्स ग्रुप में रहना नहीं पसंद करती, सिर्फ वो अपनी फैमिली के साथ ही रहती हैं। और अगर इनमें से किसी एक व्हेल को पकड़ना है, जो कि यूजुअली होता आ रहा है और प्रेजेंट टाइम पर भी कई शिकारी ऐसे हैं जो इन व्हेल्स का शिकार करते हैं। ये सारी चीजें लॉ के अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि अगर कोई व्हेल आप पर अटैक करे तो आप बचोगे कैसे। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्हेल जानबूझकर किसी इंसान या फिर शिप पर हमला नहीं करती। अगर आप आसपास शिकार करने जाओगे तो वो जरूर गुस्सा होकर आप पर अटैक कर दे, लेकिन व्हेल्स का नेचर एकदम सिंपल रहता है। अगर हमें पता चले कि आसपास व्हेल का झुंड है तो अपनी शिप को लेकर दूसरी तरफ चले जाइए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारी शिप के आसपास अगर व्हेल बाहर निकलती है सांस लेने के लिए तो पानी के बहाव के कारण बोट पूरी पलट ही जाती थी। और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि व्हेल्स को मारकर हम उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वैसी सिंपल चीजें बिल्कुल नहीं होती। हमने कई बार व्हेल्स मछलियों को किनारे पर मरा पड़ा हुआ देखा है, लेकिन व्हेल्स की डेड बॉडी किसी बॉम्ब से कम नहीं होती और कुछ समय तक तो उनके पास भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना
इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो एक बॉम्ब की तरफ फट जाती हैं। कई सारे ऐसे न्यूज भी देखने मिले हैं जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। ये इसलिए क्योंकि व्हेल्स की डेड बॉडी में जो प्रेशर होता है अलग अलग गैसेस का, वो उनके मरने के बाद एकदम से रिलीज होने लगता था, और जब तक उनके बॉडी में कट नहीं लगाया जाएगा तो वो प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। एक मोमेंट के बाद वो इतनी तेजी से फटेगा कि आसपास जो भी मौजूद हो उसे भारी चोट लगेगी। तो इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। पर यहाँ ओवेन और बाकी सभी लोग काफी मजबूर हो चुके थे। अब उन्हें लंबा सफर तय करना था, इसीलिए कुछ रेस्ट करने के लिए वो पास ही वाले आइलैंड पर चले जाते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी सी शिप किनारे पर लगा दी और सभी वर्कर्स वहाँ के एक टाउन में जाने लगे। बात करने पर पता चला कि उस जगह पर भी कई सारे लोग इस तरीके के व्हेल्स का शिकार करते हैं। ओवेन और जॉर्ज तो एक आदमी से जाकर मिले जो कि एक टीम का कैप्टन था, यानी वो भी इस तरीके के मिशन पर जाया करते। सभी लोग आराम करने और कुछ खाने पीने के लिए बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में वो आदमी जिसका नाम लियो था वो एक इम्पोर्टेंट चीज बताता है। उसने कहा कि लास्ट टाइम जब हम शिकार के लिए गए थे तो हमने ऐसी खौफनाक चीज देखी जिस पर कोई बिलीव नहीं कर सकता था। लियो और उसकी टीम व्हेल्स का शिकार करने के लिए गए तो थे, लेकिन समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे ट्रायंगल कहा जाता है। उस जगह पर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल देखी। इस व्हेल का साइज ऑलमोस्ट रेगुलर व्हेल के 10 गुना होता है, और एक मोमेंट पर उस बड़ी सी व्हेल ने उनके ऊपर हमला भी कर दिया। उस हादसे में लियो का एक हाथ इंजर्ड हो गया होता है और कई सारे एम्प्लॉइज उसके मारे गए। तब से लेकर आज तक वो उस ट्रायंगल वाली जगह पर नहीं जाता, ना ही किसी को जाने की परमिशन देता है। अब जॉर्ज को ये सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा लालच आने लगा। वो सोचता है कि बहुत सारी छोटी व्हेल्स को पकड़ने के बजाय वो बड़ी सी व्हेल पकड़ लेंगे तो उनका प्रॉफिट के साथ साथ काफी नाम बन जाएगा। लेकिन जॉर्ज ऐसा दिखाता है कि उन्हें इस सारी चीजों में भरोसा नहीं। वो उठकर सीधा वहाँ से चला गया। पर ओवेन जो काफी एक्साइटेड था ये सारी बातों के बारे में लियो से पूछने लगता है। ओवेन को भी इंटरेस्ट था कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल को देख पाना। तो अब यहाँ लियो और बाकी किसी को बताए बिना वो शिप पर निकल पड़ते हैं, उसी प्लेस पर जहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल को देख पाएंगे। वो ट्रायंगल वाला हिस्सा बहुत ज्यादा दूरी पर था, पर ओवेन और जॉर्ज के अंदर ऐसा जुनून होता है कि वो इतने समय तक ट्रेवलिंग आराम से जारी रहने देते हैं। कई महीने बीत गए और आखिरकार वो उस ट्रायंगल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ओवेन तो ऊपर से लगातार यही देख रहा था कि वो बड़ी सी व्हेल कहाँ पर है। उसे पानी में हलचल जैसी महसूस होगी तो वो अपने बाकी मेंबर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा, लेकिन कुछ देर तक कोई भी हलचल नहीं होती। सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे, पर तभी अचानक उनकी शिप को नीचे से कोई बहुत ही बड़ी चीज धक्का मारती है। हमें तो बड़ी वाली व्हेल के पीछे वाला पार्ट दिखाया जाता है जो इतना बड़ा था कि वो एक ही बार में शिप को डिस्ट्रॉय कर दे। शिप का बैलेंस एकदम से बिगड़ने लगा और कई एम्प्लॉइज तो पानी में गिर जाते हैं। ओवेन जल्द से जल्द सभी को ऊपर आने के लिए कहता है क्योंकि पानी में रहना खतरे से खाली नहीं है। उस जगह पर और भी सारी व्हेल्स मछलियां थी जो उस बड़ी सी व्हेल के सामने कुछ भी नहीं होती। जॉर्ज तो अब तुरंत ही अपने बाकी साथियों के साथ एक छोटी सी बोट पर आ गया। उसे चाहिए होता है कि कैसे भी वो व्हेल को मारे और उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करे, इसीलिए अब उसने तुरंत ही एक भाला निकाला और दूसरी छोटी वाली व्हेल पर हमला कर दिया। पानी का कलर वहाँ पर लाल हो चुका था और वो छोटी व्हेल मर चुकी थी। चारों तरफ सभी लोग अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे और यहाँ जॉर्ज ने एक दूसरी व्हेल को मार भी दिया। अब ये सारी चीजें शायद उस बड़ी सी व्हेल को पता चल चुकी होती हैं। उसने तो अब अपनी पूंछ इतनी तेजी से मारी कि वो शिप पूरी तरीके से पानी में डूबने लग जाती है। ओवेन भी दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल देखकर एकदम शॉक था और उसने इमेजिन भी कभी नहीं किया होता है। उसकी वजह से चारों तरफ केओस मच चुका था और जॉर्ज तो सबको बोलता है कि तुम शिप से नीचे उतर जाओ, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है। जितने भी उनके पास बोट मौजूद थी उसमें वो एम्प्लॉय सवार हो गए। थॉमस बेचारा वो बच्चा भी उस बोट पर आ जाता है, यानी शायद उन्हें आइडिया लग गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। अगर वो चाहे तो अभी भी उन लोगों को एक ही बार में खत्म कर सकती है, लेकिन कोई भी और वे ना होने के कारण ओवेन और जॉर्ज सभी एम्प्लॉयज को बोट पर बिठाकर आगे बढ़ने लग गए थे। ना ही उनके पास अब रिसोर्सेज बची हैं और ना ही खाने पीने के संसाधन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो शिप की मदद से समुद्र में काफी अंदर तक आ चुके हैं। वापस वो कैसे जाएंगे इसका किसी को भी नहीं अंदाजा। हो सकता है कि ये उनका आखिरी मिशन हो। थोड़ी देर में तो वो एक तूफान में भी फंस गए थे, जिससे कैसे भी बचते हुए वो आगे निकलने लगे। हालत सभी की बहुत ज्यादा बुरी थी और इन सारी चीजों में ओवेन का एक साथी काफी बीमार पड़ जाता है। कुछ दिन इस तरीके से बीतने के बाद उनके पास खाना एकदम खत्म हो चुका था। सबके चेहरे पर एकदम मायूसी सी छाई थी कि वो बच भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन तभी ओवेन के एक साथी ने इशारा किया एक आइलैंड की तरफ। आइलैंड को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और ओवेन तो उन्हें रीडायरेक्ट करने लगा उसी आइलैंड पर जाने के लिए। सभी इतना ज्यादा खुश पहले कभी नहीं थे और सीधा वो उस जगह की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगे। पर अचानक ओवेन को कुछ तो महसूस हुआ। पानी में लगातार हलचल हो रही थी और दूर से पता चला कि वही सबसे बड़ी व्हेल उनकी तरफ आ रही है अटैक करने के लिए। सभी एम्प्लॉइज पानी में कूद गए और व्हेल ने जितनी भी बोट्स मौजूद थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया।
अच्छी बात ये हुई कि वो सब आइलैंड के करीब पहुंच चुके थे। पानी की लहरें इतनी तेज होती हैं कि वो उन्हें किनारे पर लेकर आ गई। ओवेन ही नहीं बल्कि हर एक लोगों का बुरा हाल हो चुका था। ना ही उन्होंने कुछ खाया होता है और ना ही पिया होता है। तो आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्हें जो कुछ भी मिल रहा था वो उसे कच्चा ही खा जा रहे थे। अब यहाँ सिर्फ उन्हें होप रखनी थी कि कोई बचाने के लिए आ जाएगा। जैसे जैसे रात होती जा रही थी वहाँ का टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाता है। इसीलिए अब उन्होंने आग जला ली ताकि अगर कोई शिप या फिर प्लेन यहाँ से गुजरे तो उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उनमें से हर एक कोई बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। सभी की फैमिली होती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के पास जिंदा वापस लौटे। वो पूरा आइलैंड एकदम से बंजर था और ना ही वहाँ पर कोई जंगली जानवर होने की संकेत है, पर फिर भी उन्हें अपना जीवन यापन करना ही होगा। अगले दिन खाने की तलाश में जब उनमें से कुछ लोग गुफा के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज पता चली जो एकदम हैरान कर देती है। गुफा में कई सारे स्केलेटन्स थे जो इंसानों के ही होते हैं, यानी उनसे पहले भी इस आइलैंड पर कोई फंसा था और उन्हें कोई बचाने नहीं आया बल्कि उनकी जान यहीं पर निकल गई। अब तो हर कोई डरने लगा कि कहीं उनकी भी हालत ऐसी तो नहीं होने वाली। बट ओवेन उनमें उम्मीद जगाता है कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर वो एक ऐसी बोट बना ले जिस पर सवार होकर वो आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें ये काम जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। रात हो चुकी थी और सभी लोग अभी भी काम कर रहे थे उस बोट को बनाने के लिए। किसी को ये कंफर्मेशन नहीं थी कि वो बच पाएंगे, क्योंकि अगर वो बोट बनाकर पानी में लेकर भी चले गए तो वो बड़ी सी व्हेल उन पर अटैक जरूर करेगी। यानी वो सब हर तरीके से फंस ही चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पता चला कि उन सारे लोगों में दो ग्रुप बन चुके हैं। एक जो कि बोट बनाकर यहाँ से निकलना चाहते थे तो दूसरा ग्रुप जो इसी आइलैंड पर रहकर वेट करना चाहता था। उन्हें पता होता है कि पानी में जाना खतरे से खाली नहीं है। ओवेन का फ्रेंड भी उसी आइलैंड पर रहना चाहता था, पर ओवेन को यहाँ से निकलना होगा। ओवेन ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर उसे कोई मदद मिलेगी तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। सुबह होते ही ओवेन का ग्रुप निकल पड़ा था बनी हुई नाव के अंदर बैठकर और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। खाने पीने की चीजें उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, फिर भी मन में एक चाह होती है कि उन्हें अपने फैमिली के पास पहुंचना है, खास करके ओवेन के लिए, क्योंकि उसने तो प्रॉमिस भी किया था और अभी अभी उसकी मैरिड लाइफ स्टार्ट ही हुई थी। कई दिन इस तरीके से बीत जाते हैं और अचानक पता चला कि उनका एक और साथी मर चुका है। ओवेन और बाकी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब एक दूसरा मेंबर मरे हुए मेंबर की डेड बॉडी पानी में फेंकने जैसे ही जाता है तभी ओवेन ने उसे रोक लिया। वो कहने लगा कि हमारे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें इसकी डेड बॉडी को खाकर अपना जीवन यापन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज सभी को एकदम सदमे में डाल देती है कि कैसे वो किसी इंसान की डेड बॉडी को खाएंगे, वो भी वो इंसान जो उनके साथ काम करता था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ बहुत शॉकिंग वे में देखने लग जाते हैं और आखिर में यही डिसाइड किया गया कि वो उसे खा लेंगे। अपनी जान बचाने के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थॉमस जो उस समय छोटा हुआ करता था वो भी रोने लगा, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो एकदम दरिंदगी है, पर जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। देखते ही देखते आखिरकार वो अपने मरे हुए दोस्त की डेड बॉडी को खा जाते हैं। सभी अब उस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा रो रहे थे और अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर बूढ़ा थॉमस उस राइटर को कहानी सुना रहा था। कहानी सुनाते सुनाते थॉमस रोने भी लग जाता है और उसे अभी भी दुख हो रहा था कि उस सिचुएशन में उन्होंने अपने ही फ्रेंड को खा लिया। उसके एक्सप्रेशन और दर्द से ये साफ पता चलता है कि थॉमस सब कुछ सच कह रहा है। उस मोमेंट पर थॉमस की वाइफ भी काफी ज्यादा रोने लगी थी और सामने आकर उसे अपने एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक कहानी है। राइटर भी उन चीजों को ध्यान से सुन रहा था और अब तो वो आगे की कहानी सुनने पर प्रेरित करता है और वो अब आगे की कहानी सुनना चाहता था कि वो सब बच भी पाए कि नहीं। तो थॉमस अब वापस से सारी कहानी सुनाने में लग गया। उन लोगों को तो अब समुद्र में फंसे हुए पूरे 2 महीनों का समय हो चुका था, पर अभी भी दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि वो अपने घर पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। बोट के अंदर अब जितने भी लोग सरवाइव कर रहे थे वो एक गेम भी खेलते हैं जो कोई नॉर्मल गेम नहीं था। उसमें से अगर जिस एक इंसान को भी चुना जाएगा उसे अपनी जान देनी होगी और फिर बाकी लोग उसकी बॉडी को खाकर अपना सर्वाइवल करेंगे। जैसे ये गेम चालू होती है तो पता चला कि जॉर्ज का नंबर आ चुका है, यानी जॉर्ज को अब मरना होगा। लेकिन उसका एक कजन था जो अपने आप को ही मार लेता है उसके लिए। बाकी लोगों के पास कुछ ऑप्शन ना होने के कारण वो उसकी डेड बॉडी को ही खाने लगे। उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो ठीक से सोच भी नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सभी लोग सोते ही रहते। एक समय के बाद तो ओवेन और बाकी लोगों को वो बड़ी सी व्हेल दिखाई गई जो यहाँ से वहाँ घूम रही थी। ओवेन को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने नुकीला भाला उठा लिया और तुरंत ही उसके ऊपर मारने जा रहा था। लेकिन तभी उसी मोमेंट पर उस बड़ी सी व्हेल की एक आंख दिखाई दी। उस आंख में इतनी ज्यादा मासूमियत दिखाई दे रही थी कि ओवेन खुद को रोक नहीं पाया और हमला नहीं किया।
पता नहीं क्यों उस आंख में ऐसा क्या देख लिया था ओवेन ने। वो व्हेल भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से कहीं दूर चली जाती है। धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उनके अंदर मौजूद बची हुई हिम्मत भी खत्म होती जा रही थी। लगता नहीं कि उनमें से कोई बच भी पाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि सामने की तरफ से एक शिप जा रही होती है। शिप पर मौजूद कैप्टन और कई वर्कर्स ने उन लोगों को देख लिया था, इसीलिए अब वो शिप उनकी तरफ मोड़ देते हैं ताकि वो मदद कर सके। जैसे ही बाकियों की वो छोटी सी बोट उनके पास आती है तो शिप का कैप्टन देख पा रहा था कि बोट में सिर्फ कई सारी इंसानी हड्डियां मौजूद हैं, यानी इन लोगों ने एक दूसरे को ही खा लिया है। पर जल्द से जल्द उन लोगों को अपनी शिप पर वो शामिल करते हैं और उन्हें कैसे भी करके बचा लेते हैं। ओवेन और थॉमस जो दूसरी बोट पे थे उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया था। जल्द से जल्द उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड करके वापस वो उसे बंदरगाह की तरफ लेकर जाने लगे। थॉमस और ओवेन इतने सालों बाद जब वापस लौटे तो सभी एकदम हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब तो मर गए हैं। ओवेन की वाइफ अभी तक उसका वेट कर रही थी और तुरंत ही आकर वो उसके गले लग जाती है। ओवेन का तो एक बेटा भी हो गया था। ये जो भी हादसा उनके साथ हुआ था शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ओवेन ने तो थॉमस को अपना एक लॉकेट दिया जो एक्चुअल किसी शार्क के फॉसिल है, यानी थॉमस अब अपने हिसाब से जी सकता था। कंपनी के ओनर्स के पास आने के बाद जब वो एक्चुअल कहानी उनसे पूछ रहे थे तो ओवेन के बताने पर वो उस पर भरोसा ही नहीं करते। उन्हें लगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है जिससे कि ओवेन बचने के लिए ये बता रहा है। पर अब ओवेन एक मोमेंट के बाद उन्हें समझाने नहीं वाला था। वो तो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगता है कैप्टन के बदौलत उन्हें बता दो। जॉर्ज ने सब कुछ बताया पर तभी भी वो सारे ओनर्स भरोसा नहीं करते, यानी उसी मोमेंट से ये सारी कहानियां एकदम बेतुकी बन गई थी। कुछ समय बाद जब ओवेन ठीक हुआ तो वो एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए बोट लेकर सबसे पहले उसी आइलैंड पर गया जहां उसका दोस्त मौजूद था। पर अफसोस अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बेचारा थॉमस ये सारी चीजें अपने अंदर दबाए रखा है आज तक। प्रेजेंट टाइम आ जाता है और राइटर ने सारी कहानी सुन ली थी। वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया था। उसने तो ये कह दिया कि वो इसके ऊपर प्रोसेस करके एक बुक बनाएगा और इसे पब्लिश करेगा। कुछ और समय इस तरीके से बीतता चला गया और हमें दिखाया गया वही बुक जिसके अंदर थॉमस के सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। और ये बुक इतनी ज्यादा अच्छी बनी कि उसके स्टॉक से खत्म हो गए। बुक एकदम से फेमस हो चुकी थी और थॉमस की कहानी को भी रिकॉग्निशन मिली। इसी तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको अगर मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।